स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं हम हमारी फिजिक्स की क्लास। तो एक बार हम पहले बात करते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को आवेश के कुछ गुणधर्म बताए थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने आवेश के मात्रक वगैरह की बात कर ली थी कि आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है और इसका जो CGS मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम या ESU होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक मैंने आपको कहा था फैराडे होता है और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। तो यहाँ तक की बात हम पिछली क्लास तक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलाम का नियम, जो कि इस चैप्टर का, इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम बात कर रहे हैं चलो कूलाम के नियम की, कि कूलाम का नियम क्या होता है और इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। चलो, अगर हम कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम का नियम काफ़ी हद तक बिल्कुल समान है जैसा हमने 11वीं कक्षा में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। बस अंतर यह है कि वहाँ जब हम बात करते थे दो द्रव्यमानों की, दो पिंडों की, परंतु यहाँ हम बात करेंगे दो आवेशित कणों की या दो आवेशों की। तो कूलाम का नियम क्या बताता है, पहले हम इसकी बात करें। मान लीजिए मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं। अब बिंदु आवेश क्या होते हैं, पहले हम इसकी बात कर लें। बिंदु आवेश हम ये कह सकते हैं कि ये दो बहुत ही अल्प परिमाण के आवेश हैं, ठीक है। तो दो बिंदु आवेश हैं जिन्हें मैंने नाम दिया है Q1 तथा Q2 और इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो हमने ली है R। चलिए मान लेते हैं अभी कि ये दोनों बिंदु आवेश जो हैं ये निर्वात में स्थित हैं, मतलब इन दोनों के मध्य अभी कोई माध्यम स्थित नहीं है। अब यदि हम बात करें कि इन आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी, तो जैसा कि मैंने आपको आवेश के गुणधर्म पढ़ाते समय बताया था कि यदि आवेश सजातीय हों तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल और यदि आवेश विजातीय हो तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अभी की हम बात करें तो जैसे ये भी धनावेश है, क्योंकि जब कोई चिन्ह नहीं तो हम प्लस ही मानते हैं, और ये वाला आवेश भी एक धनावेश है, अर्थात दोनों आवेश सजातीय हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। परंतु यदि इनमें से एक भी आवेश ऋणात्मक होता तब हम ये कहते हैं कि दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कूलाम का नियम यह कहता है कि निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, अब मैंने अभी आपसे कहा कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगना आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के मध्य जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, यह बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो समानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब यदि इन दोनों समीकरणों को मैं एक साथ मिलाकर लिखूं तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें बल जो मिलेगा वो होगा समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमें इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना होता है तो इसके बदले में हम किसी नियतांक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो नियतांक हमारे पास आता है ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमने जो K लिखा है ये K कहलाता है समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। इस K का नाम होता है समानुपाती स्थिरांक। चलिए अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमने K किसको माना है, आखिर इस K का मान किसके समान होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ K जो हमने माना है वो हमने माना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। इस वैल्यू को हमने K के इक्वल किया है और यहाँ रखा है इसकी जगह। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता और इस निर्वात की विद्युतशीलता का एक निश्चित मान होता है और वो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और क्योंकि हमें जब भी कोई मान याद रखना होता है तो आवश्यक ये है कि हम उसका मात्रक भी उसके साथ ही याद रखें। तो इस निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा चलिए, अगर मैं बात करूं यहाँ से मुझे इस k का मान यानी इस k का संख्यात्मक मान ज्ञात करना हो, तो वो k का संख्यात्मक मान हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? देखिए k बराबर 1 चलिए 4 पहले लिख देते हैं। पाई का मान हम सब जानते हैं 3.14 या 22/7 होता है, और निर्वात की विद्युतशीलता का मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यदि मैं इन सभी मानों को हल करूं तो हल करने पर मुझे प्राप्त होगा 9 गुणा 10⁹9। ठीक है, ये है k का संख्यात्मक मान। और क्योंकि k जो है ये इस निर्वात की विद्युतशीलता के व्युत्क्रम के बराबर दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होगा उसका उल्टा मात्रक k का होगा। अब निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक ये लिखा हुआ हमने, तो यदि हम इसका व्युत्क्रम कर दें तो हमें इसका मात्रक प्राप्त होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम k का संख्यात्मक मान प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपको ये मान याद भी रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमें k का ये वाला मान उसमें रखना होगा। तो ये k का मान हमें प्राप्त हो गया। चलिए, यदि मैं बात करूं, ये हमने जो बल निकाला है, यहां से हमें 1 कूलाम आवेश की परिभाषा बनानी है। 1 कूलाम की परिभाषा क्या बन सकती है या क्या हो सकती है, चलिए इसकी अपन बात करते हैं थोड़ी सी। तो हमारे पास बल का जो सूत्र आया था वो था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो दोनों आवेश मैंने लिए हैं इन दोनों का परिमाण कितना है? 1 कूलाम। और हम ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो दूरी है 1 मीटर। ठीक है, दोनों आवेशों का परिमाण हमने कितना लिया है? 1 कूलाम। दोनों के मध्य की दूरी हमने कितनी ली है? 1 मीटर। अब यदि ये सारे मान मैं यहाँ रखूं तो यहाँ से मुझे F बराबर क्या प्राप्त होगा? K का मान जैसा भी ऊपर बताया ये रहा हमारे पास, वो होता है 9 गुणा 10⁹9। ठीक है, क्योंकि दोनों आवेश 1-1 कूलाम के हैं तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, और क्योंकि दूरी भी हमने 1 ली है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो F का मान प्राप्त होगा वो F का मान होगा 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों 1-1 हो ही गए। अच्छा, हम जानते हैं हमने बल निकाला है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। चलिए, अब इस आधार पर हम 1 कूलाम आवेश को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि 1 कूलाम उस आवेश का परिमाण है जो उसी परिमाण के, क्योंकि हमने दोनों का परिमाण सेम माना है, जो उसी परिमाण के किसी सजातीय आवेश को कितने बल द्वारा प्रतिकर्षित करे? 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन। ठीक है, मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि 1 कूलाम वह आवेश होता है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित उसी परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन बल द्वारा प्रतिकर्षित करे। तो इस प्रकार से हम 1 कूलाम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए, हमने अभी जो बल का मान निकाला था ये हमने निकाला था निर्वात में, यानी हम ये कह सकते हैं कि निर्वात में हमारे पास जो बल प्राप्त हुआ, निर्वात में बल ये हमारे प्राप्त हुआ, इसको मैं F0 लिख देता हूं। ये मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और साथ में आ गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए, मान लीजिए मैं ये कहूं कि थोड़ी देर के लिए अगर हम इन आवेशों के मध्य कोई माध्यम रख दें, माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई धातु हो सकती है, जल, कुछ भी, यदि हम कोई माध्यम रख दें तो माध्यम की उपस्थिति में हम बल को किस प्रकार लिखें फिर? तो माध्यम की उपस्थिति में जो बल होता है इसको हम दर्शाते हैं Fm से। m मतलब मीडियम हो गया हमारे पास, और Fm बराबर लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, साथ में आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जिस प्रकार से हमने इस एप्सिलॉन नॉट को कहा था कि ये कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक इसी प्रकार ये जो एप्सिलॉन हमारे पास आया है इसे हम बोलते हैं माध्यम की, क्योंकि अब हमने माध्यम रख दिया यहाँ पर, तो ये कहलाती है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, इसे हम बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इस प्रकार हम चाहे निर्वात हो चाहे माध्यम हो, दोनों स्थितियों में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि हमें इस कूलाम के नियम के अनुसार जो बल प्राप्त हमने किया है, ये वाला, चाहे इस वाले की बात करें, यदि इसे हमें सदिश रूप में व्यक्त करना हो
ठीक है, तो वो हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार हमने जो बल प्राप्त किया है इसे हम सदिश रूप में कैसे लिखें। यानी हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, चलिए, तो किस तरह से हमने जो बल प्राप्त किया है दो आवेशों के मध्य, इसे हम सदिश रूप में व्यक्त करें। चलिए, मैंने मान लिया कि मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं, जैसा भी हमने बात की थी, Q1 तथा Q2। इस प्रकार से ये मूल बिंदु है जिसके सापेक्ष जो आवेश Q1 है इसका स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, और जो Q2 आवेश है इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम दोनों आवेशों को मिला देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये इन दोनों की सापेक्ष दूरी है, इन दोनों के मध्य की दूरी है। अब क्योंकि हमने ये कहा था कि यदि आवेश सजातीय हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि आवेश विजातीय हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। हमने सजातीय आवेश लिए हैं तो इन दोनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वह इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब जैसे हम ये कहें कि जो आवेश Q1 हमने लिया है यह इस आवेश Q2 को प्रतिकर्षित करेगा। अच्छा, प्रतिकर्षित करने का मतलब होता है अपने से दूर धकेलना। तो जो आवेश Q1 है यह इसे इधर की तरफ धकेलेगा, और इसी प्रकार जो आवेश Q2 है यह इसे इधर की तरफ धकेलेगा, यानी इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा इस प्रकार से। चलिए, ठीक है, ये वाला आ गया हमारे पास। अब बलों को क्या नाम देंगे? तो इस बल को हम नाम देते हैं F21। F21 का मतलब होता है आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, और इसी प्रकार जो आवेश Q2 इस पर बल लगाएगा इस बल को हम नाम देते हैं F12, और F12 का मतलब कहलाएगा आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल। तो इस तरह से हमने दोनों बलों को दर्शाया है, F21 तथा F12। चलिए मान लेते हैं इन दोनों के मध्य की जो दूरी है हमारे पास, ये दूरी है R21। अच्छा, R21 को कैसे बोलेंगे हम? R21 को बोलने का तरीका होगा आवेश Q1 के सापेक्ष आवेश Q2 की दूरी, या आप यूँ कह सकते हो आवेश Q1 के सापेक्ष आवेश Q2 का स्थिति सदिश। और इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, यदि इसी प्रकार से मुझे R21 की बजाय जो दूरी है वो इसके सापेक्ष लेनी होती तो इसे फिर मैं R12 लिखता, और R12 का मतलब कहलाता आवेश Q2 के सापेक्ष आवेश Q1 का स्थिति सदिश। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हम ये जानते हैं सदिश में कि यदि हम इस दिशा को धनात्मक लेते हैं तो फिर हमें इस दिशा को क्या लेना होगा? ऋणात्मक। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो R21 वेक्टर होगा ये परिमाण में बिल्कुल समान होगा R12 वेक्टर का, दोनों आपस में परिमाण में समान होंगे। लेकिन मैंने अभी ये कहा कि अगर हम इस दिशा को धनात्मक लेते हैं तो फिर हमें इस दिशा को ऋणात्मक लेना होगा, तो इसलिए हम इसके आगे लगा देते हैं ऋणात्मक चिन्ह। और यह ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि ये दोनों परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके पहले बल की बात करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस बल की, और ये बल किस पर कौन लगा रहा है? ये बल आवेश Q2 पर आवेश Q1 लगा रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल। ठीक है, और क्योंकि हमने इस बल को नाम दिया है F21 वेक्टर तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू, जैसा कि कूलाम के नियम ने पढ़ा था, बल का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ये मान के चल रहे कि अभी भी निर्वात ही है, इनके मध्य कोई माध्यम नहीं है, तो ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। साथ में आएंगे दोनों आवेश Q1 Q2 और अपॉन इनके मध्य की दूरी। अब इनके मध्य की दूरी हमने R21 लिए तो R21, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं नीचे दूरी का वर्ग होता है। अब यदि मैं इस पर वेक्टर लगा देता हूं तो अब सदिश बन गया ये, और सदिश का हम सीधे ही वर्ग नहीं कर सकते, पहले हमें इसे
इसके परिमाण में बदलना होगा, तो इसके परिमाण में बदलने हेतु हम मोड लगा देते हैं इस तरह से, और अब हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर। पर अब फिर से एक छोटी सी समस्या, इसका जो बायां पक्ष है यह एक सदिश है, तो इसका मतलब जो दायां पक्ष है ये भी सदिश रूप में होना चाहिए। तो इसे सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं r21 कैप, यानी इस दिशा का एकांक सदिश। ठीक है, चलिए अब हम सब जानते हैं कि r21 कैप यानी कि एकांक सदिश जो होता है, इस एकांक सदिश को हम लिख सकते हैं सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो सदिश तो हमारे पास है r21 वेक्टर और सदिश का परिमाण हमारे पास है r21 क्यूब। ठीक है, तो यदि यह मान मैं इस जगह लिख दूं यहाँ पर, तो यहाँ हमें बल जो है वो प्राप्त होगा F21। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, बल जो हमें प्राप्त होगा F21 वेक्टर बराबर, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आवेश थे Q1 तथा Q2 अपॉन, अच्छा अब देखिए जब ये इसकी जगह मैं मान लिखूंगा तो एक तो मेरे पास पहले से ही स्क्वायर के रूप में, और ये एक और आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक पहले से था, एक और आ जाएगा। तो यदि मैं इसको और इसको देखूं तो हम ये जानते हैं कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब दो तो पहले से था, एक हमारे पास और आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं r21 वेक्टर क्यूब। ठीक है, और अब ऊपर आ जाएगा ये, तो इसको लिख दिया मैंने r21 वेक्टर। चलिए मैं इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। यह हमने किस पर बल निकाला है? यह बल हमने प्राप्त किया है आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण। अब यदि इसी प्रकार यदि आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल हमें प्राप्त करना हो, तो इस बल को हम लिख सकते हैं जैसा मैंने वहां दर्शाया है F12 वेक्टर। ठीक है, और इस F12 वेक्टर को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश दोनों सेम हैं Q1 Q2। अब हम इनके बीच की दूरी लिखेंगे r12, और वही स्क्वायर करने के लिए पहले हमें मोड लगाना पड़ेगा, और सदिश बनाने के लिए हम लिखेंगे r12 कैप। ठीक है, अच्छा चलिए इस एकांक सदिश को मुझे वापस से बदलना है, तो इस एकांक सदिश यानी कि r12 कैप को हम लिख सकते हैं सदिश बटा सदिश का परिमाण। ठीक है, इस तरह से चलिए लिख दिया। यह मान हमें यहाँ रखना है इसकी जगह, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेश हैं Q1 Q2। अब सेम वही बात कि दो पहले से था, एक और आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं r12 क्यूब। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा r12 वेक्टर। चलिए ये आ गई समीकरण नंबर 2 कह देते हैं इसको। अब मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो दोनों सदिश हैं ये दोनों परिमाण में समान हैं परंतु दिशा में विपरीत हैं। इसका मतलब या तो हम r21 की जगह चाहे तो माइनस का r12 लिख सकते हैं, या अगर हम चाहें तो इस r12 को प्रतिस्थापित कर सकते हैं माइनस r21 से। तो यदि मैं इसको रिप्लेस कर दूं वहां से, तो F12 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये आएगा Q1 Q2, नीचे हम लिख सकते हैं r12 क्यूब, और इसे रिप्लेस कर दें हम माइनस वाली वैल्यू से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस r21 वेक्टर। ठीक है, चलिए अगर मैं इस माइनस को अब आगे की तरफ निकाल लूं, तो यहाँ माइनस हमें जो आगे प्राप्त होगा इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, साथ में आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r12 क्यूब, और यहाँ आ जाएगा r21 वेक्टर। चलिए इससे मैंने कहा समीकरण नंबर 3। अब यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 3 की परस्पर तुलना करें तो हम ये देखते हैं कि देखिए ये दोनों में समान पद आ रहा है, आवेश दोनों में समान है। ये क्योंकि दूरी का परिमाण है तो दूरी का परिमाण दोनों आवेशों के लिए समान है, और ये जो है ये भी दोनों में समान आ रहा है। अंतर अगर किसी चीज का आ रहा है तो वो है इस ऋणात्मक चिन्ह का, और हमें पता है कि ऋणात्मक चिन्ह में क्या दर्शाता है कि दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करके मैं यह बता सकता हूं अब, या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
समीकरण 1 व 3 से कि जो दोनों बल हमने प्राप्त किए यानी कि F21 ये बराबर है F12 के, लेकिन बराबर किस में है? ये परिमाण में। क्या दोनों बल दिशा में समान है? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है। तो इसके लिए हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों बल परिमाण में समान परंतु दिशा में क्या है? विपरीत। ठीक है, और यही चीज हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ी है। 11वीं क्लास में जब हम गति का तीसरा नियम पढ़ते थे यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो उसमें भी हम यही कहते थे कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद का हम जो टॉपिक है वो अगली क्लास में पढ़ते हैं फिर।